हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स विद कमल सुथार। बच्चों, क्लास 11th चैप्टर नंबर 2 यूनिट एंड डायमेंशन में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक, बहुत बढ़िया टॉपिक है बच्चों, सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स के बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे राउंडिंग ऑफ डिजिट का, राउंडिंग ऑफ डिजिट के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे लिस्ट काउंट का, और लिस्ट काउंट के बाद में हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे एक्यूरेसी और प्रिसीजन को। ठीक है, तो हम लोग बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स आज हम लोग कवर करने वाले हैं और कंपटीशन एग्जाम्स में या बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। इससे पहले वाले टॉपिक्स में मैंने डिस्कस किया था डायमेंशंस के बारे में, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस के बारे में, और हमने पढ़ा था एरर के बारे में। तो जो स्टूडेंट्स मेरे इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देख पाए, डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे रखा है, तो प्लीज़ आप उस लेक्चर को भी एक बार ज़रूर देखें। ठीक है, तो आइए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा नया टॉपिक जिसे हम लोग बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर्स। बच्चों, सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब क्या होता है? ये वर्ड शायद आपने पहली बार सुना होगा, सिग्निफिकेंट फिगर। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि अगर हमने कोई भी मेजरमेंट लिया, ठीक है, तो उस मेजरमेंट में एक तो एक्यूरेट डिजिट प्लस फर्स्ट डाउटफुल जो डिजिट होती है उसे हम लोग बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी मेजरमेंट में नंबर ऑफ डिजिट्स को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे काउंट करते हैं। अब नंबर ऑफ डिजिट्स हम लोग कौन कौन से काउंट करते हैं? पहली तो वो काउंट करनी है आपको जो जिस पे आप एकदम एक्यूरेट हो, मतलब जिस पे आपको पूरा भरोसा है कि ये जो डिजिट है ये एकदम सही है। ठीक है, प्लस दूसरे आपको काउंट करना है सिंगल एक डिजिट जिस पे आप क्या हो, थोड़ा सा आपको ऐसा लगता है कि शायद इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ है। इसका मतलब किसी भी मेजरमेंट में एक्यूरेट डिजिट प्लस फर्स्ट डाउटफुल डिजिट को हम लोग क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म में मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है बच्चों किसी भी मेजरमेंट में एक्यूरेट डिजिट प्लस फर्स्ट डाउटफुल डिजिट को हम लोग बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, एग्जाम्पल सपोज करो बच्चों, मैंने आपको कोई भी एक लेंथ है, मेरे पास में एक फिक्स लेंथ है, और वो लेंथ मैंने आपको बताई बच्चों, ये लेंथ मेरे पास में है 3.246 सेंटीमीटर, 3.246 सेंटीमीटर। ओके, अब मुझे ये फाइंड आउट करना है कि इस लेंथ को मैंने दो स्टूडेंट्स को बोला, दो स्टूडेंट्स को मैंने ये कहा कि आप दोनों इस लेंथ को मेज़र कीजिए। ठीक है, तो एक स्टूडेंट ने जो लेंथ मेज़र की बच्चों वो आई 3.24 सेंटीमीटर, और दूसरे स्टूडेंट ने जो लेंथ मेज़र की बच्चों वो आई 3.249 सेंटीमीटर। ओके, दोनों स्टूडेंट्स ने अलग अलग लेंथ को मेज़र किया, एक की 3.244, एक की 3.249 सेंटीमीटर। अब बच्चों यहाँ पे देखिए 3.24 और 3.24 मतलब यहाँ तक तो दोनों की लेंथ इक्वल है। इसका मतलब ये जो डिजिट्स हैं 3.24 तक, इसमें हम लोग कह सकते हैं कि ये जो एक्यूरेट डिजिट है, मतलब इसमें हमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। डाउटफुल कौन सी है? डाउटफुल बच्चों ये हो गई, इसका आ गया 4 और यहाँ पे आ गया 9। इसका मतलब हो सकता है कि मेजरमेंट में 3.24 सेंटीमीटर तक तो मेजरमेंट मेरा ठीक है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू क्या है? 3.245 है, 3.246 है, 3.249 है, इसमें हमें डाउट है। ठीक है, तो इस मेजरमेंट में ये जो डिजिट हो गई बच्चों, ये दोनों डिजिट कैसी हो गई? ये तो हो गई एकदम एक्यूरेट, मतलब इसमें हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। प्लस ये जो डिजिट हो गई बच्चों लास्ट वाली 9 या 4, इसमें क्या है, हमें डाउट है, इसमें हमें डाउट है कि डिजिट कौन सी एक्चुअल में सही है। तो अगर हम लोग इन दोनों को कंबाइन कर दें तो इसे हम लोग बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। तो यानी कि इस डिजिट में, इस मेजरमेंट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए बच्चों? 3। हमें काउंट करना है 1 2 3, ये तो एक्यूरेट हो गए, प्लस एक डाउटफुल कौन सा हो गया अपना 4, यानी कि टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए बच्चों? यहाँ पे मेरे पास में टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स मुझे मिल गए यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे अब कि अगर हमें कोई भी मेजरमेंट गिवन है, उस मेजरमेंट में हम लोग नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं इसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए बच्चों हमारे पास में कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को हमें क्या करना होता है, यहाँ पे फॉलो करना होता है। ठीक है, तो हम लोग कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं। रूल्स टू फाइंड सिग्निफिकेंट फिगर, इसका हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे बच्चों, और हर रूल को एक अलग अलग एग्जाम्पल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब बच्चों मेरे पास में कोई भी मेजरमेंट है,
कोई भी मेजरमेंट है वो कितने टाइप का हो सकता है, वो मेजरमेंट 2 टाइप का हो सकता है। कितने टाइप का हो सकता है, 2 टाइप का। तो यानी कि मेजरमेंट हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं, किसी भी मेजरमेंट को हम लोग किस में डिवाइड कर ले बच्चों, 2 टाइप में। एक मेजरमेंट मेरा हो सकता है जो कि मोर देन 1 हो, मतलब जिसमें कोई डेसिमल पार्ट नहीं आता हो, यानी कि यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं मोर देन वन, यानी जिसमें कोई डेसिमल पार्ट नहीं आता हो, ठीक है। और एक मेरा हो सकता है बच्चों जिसमें डेसिमल पार्ट आता हो, ओके। और डेसिमल पार्ट के भी हम लोग कितने केस लेने वाले हैं बच्चों, डेसिमल पार्ट के भी हम लोग यहाँ पे 2 केस लेने वाले हैं। पहला केस हम लोग लेंगे जिसकी जो लेस देन 1 हो, और दूसरा केस हम लोग लेने वाले हैं जो ग्रेटर देन 1 हो, ओके। तो यानी कि कोई भी मेजरमेंट है जो मोर देन 1 है और जिसमें डेसिमल पार्ट नहीं है उसको मैंने यहाँ रखा, और जिसमें डेसिमल पार्ट है और डेसिमल पार्ट में भी जो लेस देन 1 है या जो मोर देन 1 है उसका सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो बच्चों पहले चलते हैं हम लोग यहाँ पे मोर देन 1 पे, ठीक है। तो पहला रूल होता है बच्चों, अगर कोई भी मेजरमेंट है आपका, कोई भी मेजरमेंट है, ठीक है, उस मेजरमेंट में ऑल नॉन जीरो डिजिट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट। किसी भी मेजरमेंट में जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स होती है बच्चों वो सारी कैसी होती है, सिग्निफिकेंट फिगर होती है। यानी कि अगर मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया 5 6 7 4, ये कैसा मेजरमेंट है बच्चों, इसमें सारी डिजिट कैसी है, नॉन जीरो है, तो ये चारों के चारों जो डिजिट होगी बच्चों वो कैसी होगी, सिग्निफिकेंट होगी। तो अगर हम लोग यहाँ पे काउंट करें 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए बच्चों, 4 हो गए, ओके। तो पहला आपको रूल याद रखना है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। रूल नंबर 2 बच्चों क्या होता है कि 2 zeros कमिंग in between non-zero digits, zeros coming in between non-zero digit are called significant। मतलब अगर 2 non-zero digits आपको गिवन है, ठीक है, और उन non-zero digits में जितने भी जीरो आते हैं बच्चों उन्हें हम लोग significant फिगर काउंट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने क्या एग्जांपल लिया 1008, बच्चों यहाँ पे देखिए ये 1 और 8 कैसी हो गई, नॉन जीरो डिजिट, ठीक है। इन दोनों नॉन जीरो डिजिट के बीच में ये जो दोनों जीरो हैं इन्हें हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे। तो यानी कि यहाँ कितने हो गए 1 2 3 और ये कैसा हो गया 4, यानी कि यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए बच्चों, 4 हो गए, ओके। नेक्स्ट रूल नंबर 3 आपको ये कहता है बच्चों कि अगर आपके पास में कोई भी मेजरमेंट है, ठीक है, तो उस मेजरमेंट के लास्ट में जितने भी जीरो आते हैं उन्हें हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करते। किसी भी मेजरमेंट में लास्ट में जितने जीरो आते हैं उन्हें हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करते, ओके। बच्चों देखिए कैसे, सपोज करो मेरे पास में एक एग्जांपल है 86400, ठीक है। बच्चों यहाँ पे डेसिमल नहीं है, ध्यान देना डेसिमल नहीं होना चाहिए। तो इस वाली मेजरमेंट में ये जो जीरोस हैं बच्चों, ये जीरो जो नॉन जीरो के बाद में आ रहे हैं इन्हें हम लोग सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करते हैं। तो यहाँ कितने हो गए 1 2 3, यानी कि यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए बच्चों, 3 हो गए, ओके। अच्छा एक रूल नंबर 4 बच्चों, यहाँ पे ये ध्यान रखें कि अगर मैंने यहाँ पे कोई भी मेजरमेंट लिया है, ध्यान रखें, अगर मैंने यहाँ पे कोई भी मेजरमेंट लिया है जो कि एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट है बच्चों, ध्यान रखना, जो कि एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट हो, ठीक है, उस केस में नॉन जीरो डिजिट के बाद में जितने भी जीरो आते हैं बच्चों उन्हें हम लोग सिग्निफिकेंट काउंट करते हैं, ओके। फॉर एग्जांपल मैंने लिया 2000 ईयर्स, बच्चों यहाँ पे फिक्स हो गया, ये मैंने यहाँ पे यूनिट लिख दी इसकी, और ये पर्टिकुलर वैल्यू हो गई 2000 साल, 2000 ईयर्स। तो यानी कि यहाँ पे इस मेजरमेंट में आपको इन जीरो को काउंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए 1 2 3 4, यानी कि इस केस में कितने हो गए बच्चों, 4 हो गए। यानी कि अगर कोई भी स्पेशल मेजरमेंट है जिसमें आप कह सकते हो यूनिट आपने अप्लाई कर दी, उस केस में आपको इन जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट करना पड़ेगा, ओके। तो प्यारे बच्चों ये हमने बात की किसकी, जब क्वांटिटी अपनी मोर देन 1 होगी। अब हम लोग आते हैं कि अगर अपनी क्वांटिटी 1 से कम होगी, यानी कि जिसमें डेसिमल पार्ट आता हो। बच्चा डेसिमल पार्ट में भी हम लोग 2 केस लेने वाले हैं। पहला हम लोग लेने वाले हैं लेस देन 1 जो कि 1 से छोटी हो, ठीक है, और सेकंड हम लोग लेने वाले हैं मोर देन 1 जो कि 1 से बड़ी हो, ओके। तो पहले हम लोग आते हैं इस पे लेस देन 1 पे। चलिए बच्चों यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना रूल नंबर
रूल नंबर 5 हम लोग स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 5 ये कहता है बच्चों कि अगर किसी भी मेजरमेंट में आपका डेसिमल पार्ट है, ठीक है, तो डेसिमल पार्ट के बाद में और नॉन जीरो डिजिट के पहले, डेसिमल पार्ट के बाद में और नॉन जीरो डिजिट्स के पहले जितने भी जीरो आते हैं उन्हें हम लोग सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे लिया 0.0056 बच्चों, यहाँ देखिए डेसिमल पार्ट के बाद में और नॉन जीरो डिजिट के पहले जितने भी जीरो हुए बच्चों उन्हें हम लोग सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करते हैं। तो यानी कि इन दोनों को हम लोग काउंट करने वाले हैं। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए बच्चों? यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए आपके 2। ओके, नेक्स्ट रूल नंबर 6 बच्चों, अगर डेसिमल पार्ट आपको गिवन है, ठीक है, तो डेसिमल पार्ट में जीरोज कमिंग आफ्टर नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट के पहले वाले जीरो काउंट नहीं होंगे, लेकिन नॉन जीरो डिजिट के बाद वाले जीरो क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होते हैं। यानी कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो इस केस में मेरे जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए बच्चों वो कितने हो गए? सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए मेरे 4। आ रहा है आपको समझ में? यहाँ पे इस केस में कितने हो गए? 4 हो गए। यानी कि अगर हम लोग इन दोनों का कंबाइंड एग्जांपल लिखें तो बच्चों एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 0.005600। बच्चों यहाँ पे मुझे बताइए जल्दी से कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? तो बच्चों काउंट करें, क्या ये वाले दोनों जीरोस काउंट होंगे? नहीं, ये जीरोस काउंट नहीं होंगे, ये वाले दोनों जीरो मेरे काउंट होंगे। यानी कि 1 2 3 4, यानी कि यहाँ के कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए बच्चों? 4 हो गए। तो डेसिमल पार्ट में आपको ये वाली दोनों कंडीशंस आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे, अगर कोई भी क्वांटिटी आपकी मोर देन 1 है, डेसिमल पार्ट में है बट मोर देन 1 है, ठीक है, तो बच्चों ध्यान रखें कि अगर कोई भी क्वांटिटी मोर देन 1 है उस केस में पॉइंट्स के बाद में जितने भी जीरो आते हैं हमेशा हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रूल नंबर 7 हम लोग बच्चों इसके लिए लिख रहे हैं, तो यहाँ लिखता हूँ मैं रूल नंबर 7 को। ये रूल नंबर मेरा 7 बच्चों यहाँ पे लिख रहा हूँ। एग्जाम्पल मैंने लिखा 756.0। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान रखें कि ये जो डिजिट है बच्चों ये कैसी है? इसमें डेसिमल आ गया और ये मोर देन 1 है, इसका मतलब ये जो जीरो है ये सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होगा। यानी कि इस केस में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए बच्चों? इस केस में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, ठीक है। तो ये बेसिक पढ़ा हमने, कुछ रूल्स होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड आउट करने के। तो एग्जाम में आपको इस तरीके से कितने भी मेजरमेंट्स आपको गिवन होंगे और आपसे बोलेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, इसको फाइंड आउट करो। तो इन रूल की हेल्प से हम लोग किसी भी मेजरमेंट में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। बच्चों एक लास्ट रूल हम लोग पढ़ लेते हैं, रूल नंबर 8, कि अगर हमें कोई मेजरमेंट गिवन है, अगर हम लोग उस मेजरमेंट की यूनिट्स को चेंज करें तो इससे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑलवेज कैसे रहते हैं? सेम रहते हैं, ठीक है। तो बच्चों ध्यान रखें कि अगर कोई भी क्वांटिटी है, कोई भी मेजरमेंट है, उसमें क्या है, अगर हम लोग उसकी यूनिट को चेंज करें तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से बच्चों देखिए मेरे पास में एक मेजरमेंट है, उसको मैंने लिखा 61 सेंटीमीटर। अभी इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं बच्चों? 2, ठीक है। अगर हम लोग इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.61 सेंटीमीटर। बच्चों कितना हो गया ये? 0.61 मीटर। 61 सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट किया तो 100 से डिवाइड करेंगे, तो 100 से डिवाइड करने पे मिलेगा 0.61 मीटर। अब बच्चों देखिए पॉइंट के बाद में कितना हो गया? 61, यानी यहाँ भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 2। अगर हम लोग इसको कन्वर्ट करें बच्चों किस में? किलोमीटर में, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये मुझे मिलेगा 0.061 और ये मुझे किस में मिल गया बच्चों? ये मुझे मिल गया किलोमीटर में। ओके, तो ये मुझे मिल गया किलोमीटर में। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो बच्चों? ये वाला कंडीशन हो गया। डेसिमल के बाद में हम लोग काउंट नहीं करेंगे, इन दोनों को हम लोग काउंट करने वाले हैं। तो यहाँ अभी भी कितने हैं? 2 है। यानी कि जब आप यूनिट्स को चेंज करते हो बच्चों उस केस में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आपका कभी चेंज नहीं होगा। बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर्स सीखने के बाद में अब हम लोग सीखते हैं राउंडिंग ऑफ डिजिट।
कि अगर हमारे पास में कोई मेजरमेंट है और वो मेजरमेंट है बहुत सारी डिजिट्स अपनी आ रही, जैसे सपोज करो 2.466691 इस तरीके से, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ता है, उस मेजरमेंट को राउंड ऑफ करना पड़ता है। हमें डेसिमल के बाद में या तो 1 डिजिट या 2 डिजिट या 3 डिजिट तक हम लोग क्या करते हैं, उसको राउंड ऑफ करते हैं, ठीक है। तो राउंड ऑफ करने के बच्चों हमारे पास में कुछ रूल्स होते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे राउंडिंग ऑफ डिजिट, राउंडिंग ऑफ डिजिट, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, पहला पॉइंट नंबर क्या है, इफ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5। अगर कोई भी डिजिट है, ठीक है, अगर वो डिजिट जो लेस देन 5 है, उस केस में जो उसकी जो प्रीसीडिंग डिजिट होती है बच्चों, वो कैसी रहती है, प्रीसीडिंग डिजिट ऑलवेज कैसी रहती है बच्चों, अनचेंज्ड रहती है। कैसी रहती है, अनचेंज्ड, मतलब जिस डिजिट को आपको ड्रॉप करना है, अगर वो डिजिट लेस देन 5 है, उस केस में उससे जो पहली वाली डिजिट है उसको आपको एज इट इज़ रखना है, उसको आप में कोई चेंजेस नहीं करने, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा 2.752। अब बच्चों सपोज करो मुझे यहाँ पे 2 को ड्रॉप करना है, तो 2 बच्चों मोर देन 5 है या लेस देन 5 है, 2 तो लेस देन 5 है। अगर 2 लेस देन 5 है तो इस केस में इससे जो पहली वाली जो डिजिट है उसको हमें क्या करना है, अनचेंज रखना है। मतलब इसको मैं लिखूँगा यहाँ पे राउंड ऑफ करने के बाद में 2.75। आ गया समझ में। पॉइंट नंबर 2, रूल नंबर 2 बच्चों यह ध्यान रखें, इफ़ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज़ मोर देन 5। बच्चों अब हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर 5 से कम है, देन जो प्रीसीडिंग डिजिट होती है बच्चों, जो प्रीसीडिंग डिजिट होती है उसको हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इंक्रीजेज बाय 1। अगर आपकी डिजिट जिसे हम लोग क्या करने वाले हैं, जिसे हम लोग ड्रॉप करने वाले हैं, अगर वो डिजिट 5 से ज़्यादा है तो उससे पहली वाली जो डिजिट है उसमें हम लोग क्या कर देते हैं, 1 ऐड कर देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 8.87, इसको मैंने लिखा 6, 8.876। अगर बच्चों यहाँ पे ध्यान दें, अगर मुझे यहाँ पे 6 को ड्रॉप करना है, इस 6 को मुझे यहाँ से हटाना है, तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि ये जो 6 है ये कैसी है, मोर देन 5 है या लेस देन 5 है। ये 6 मोर देन 5 है तो हम लोग क्या करते हैं उस केस में, इससे जो पहले वाली डिजिट है 7, उसके अंदर 1 ऐड कर देंगे, तो यानी कि राउंड ऑफ करने के बाद में वैल्यू आएगी 8.88, ठीक है। तो सर ये हमने बात की लेस देन 5 और मोर देन 5। अगर 5 हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज़ 5, तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो बच्चों आइए सीखते हैं, अगर अपनी जो डिजिट है वो अगर 5 हो गई तो उस केस में हम लोग उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बच्चों देखिए अब हम लोग ले रहे हैं इफ़ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज़ 5। अगर डिजिट 5 के इक्वल है तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दें, अगर आप डिजिट जिसको ड्रॉप कर रहे हो 5 है, तो आपको ये देखना है कि 5 में हमारे पास में कितने केस हो सकते हैं बच्चों, 2 केस हो सकते हैं। 5 में हमारे पास में 2 केसेस हो सकते हैं। एक ये हो सकता है कि 5 जो है वो 5 के बाद वाली जो डिजिट है वो कैसी है, नॉन ज़ीरो है। एक ये भी केस हो सकता है कि 5 से बाद वाली जो डिजिट है वो कैसी है, 0 है, ठीक है। तो पहला हम लोग लेते हैं इसमें पॉइंट नंबर 1, पहला हम लोग क्या लेते हैं कि इफ़ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज़ 5, ठीक है। इफ़ हम लोग लिख सकते हैं 5 इज़ फॉलोड बाय नॉन ज़ीरो डिजिट। बच्चों ध्यान रखें कि जिस डिजिट को आपको ड्रॉप करना है, अगर वो 5 है, अगर 5 के बाद में कैसी डिजिट है बच्चों, नॉन ज़ीरो डिजिट है, तो उससे जो पहले वाली जो डिजिट होती है प्रीसीडिंग डिजिट, इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, 1 ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो प्रीसीडिंग डिजिट में हम लोग क्या कर देते हैं, तो प्रीसीडिंग डिजिट में हमें क्या कर देना होता है, ऐड 1 कर देना होता है। एग्जाम्पल 5.5659, ओके। अब बच्चों यहाँ पे देखना है मुझे कि इस 5 को मुझे ड्रॉप करना है, इस 5 को मुझे यहाँ पे ड्रॉप करना है, ठीक है। अब मैं ये देखूंगा कि 5 के बाद में कोई नॉन ज़ीरो डिजिट है या नहीं। अगर 5 के बाद में नॉन ज़ीरो डिजिट है,
ठीक है। तो उस केस में आपको क्या करना है कि पहले वाली जो डिजिट है उसमें 1 ऐड कर देना है। तो इसको मैं लिखूँगा 5.57। ओके। आइए बच्चों अब हम लोग करते हैं कि अगर डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज़ 5 फॉलोड बाय 0, अगर हमने 5 को हमें ड्रॉप करना है और 5 कैसी है बच्चों, 5 के बाद में क्या आ रहा है, एक 0 आ रहा है। अब हम लोग उसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो बच्चों अब इसके भी दो केस बनते हैं, पहला केस क्या बनता है कि अगर फॉलोड बाय 0 है, ठीक है, तो अब हम लोग चेक करते हैं उसकी प्रीसीडिंग डिजिट। बच्चों क्या चेक करेंगे, प्रीसीडिंग डिजिट। अगर उसकी प्रीसीडिंग डिजिट कैसी है, अगर उसकी प्रीसीडिंग डिजिट कैसी है बच्चों, इवन है, कैसी है, इवन है, तो वो कैसी रहेगी, वो सेम रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा 5.650, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे इस 5 को ड्रॉप करना है। तो 5 वाले केस में हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं कि 5 के बाद में जो डिजिट है वो नॉन जीरो है या 0 है। अगर नॉन जीरो है तो 1 ऐड कर दो, अगर 0 है तो आप चेक करो कि 5 से पहले वाली जो डिजिट है वो कैसी है, वो इवन है या ऑड है। अगर 5 से पहले वाली डिजिट कैसी है बच्चों, इवन है, उस केस में उसको आप एज इट इज़ रख दीजिए। तो ये आपका मिलेगा 5.6, ओके। और अगर इससे प्रीसीडिंग डिजिट, अगर प्रीसीडिंग डिजिट बच्चों कैसी है, अगर मेरी प्रीसीडिंग डिजिट यहाँ पे ऑड है, कैसी है बच्चों, यहाँ पे ऑड है, उस केस में इसको हम लोग क्या कर देते हैं, +1 कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास मेजरमेंट है 5.750। अब मुझे यहाँ पे इस 5 को ड्रॉप करना है, तो 5 के बाद में 0 है। अगर 5 के बाद में 0 है तो 5 से पहले वाली को देखो, अगर 5 के पहले वाली ऑड है तो उसे हमें क्या करना है बच्चों, +1 ऐड करना है। तो यानी कि फाइनल जो मेरा रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, 5.8, ओके। तो यानी कि इस तरीके से हम लोग डिजिट्स को राउंड ऑफ कर सकते हैं। बच्चों पहला बात जल्दी से रिवाइज करें, पहली बात, अगर जिस डिजिट को आपको ड्रॉप करना है, अगर वो 5 से मोर देन 5 है तो पहले वाले में 1 ऐड कर दो। अगर आपको डिजिट को ड्रॉप करना है, अगर वो डिजिट लेस देन 5 है तो पहले वाली जो डिजिट है वो एज इट इज़ रहेगी। अगर डिजिट जिसको आपको ड्रॉप करना है वो 5 है, ठीक है, तो 5 में हमारे पास में दो केस हो सकते हैं कि 5 के बाद में 0 है या 5 के बाद में नॉन जीरो है। अगर 5 के बाद में नॉन जीरो है तो 5 से पहले वाले में 1 ऐड कर दो। अगर 5 के बाद में 0 है तो भी दो केस बनेंगे कि 5 से पहले इवन है या ऑड है। अगर 5 से पहले इवन है तो एज इट इज़ रहेगा, और 5 से पहले अगर ऑड है तो क्या करते हैं, इसके अंदर 1 अपन ऐड कर देते हैं, ओके। तो ये हमने सीखा राउंडिंग ऑफ डिजिट। चलिए बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं कि अगर हम लोग एडिशन या सब्ट्रैक्शन करें या मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न करें, ठीक है, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें रिजल्ट में, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स को हमें रखना होता है, ये हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो हमारे नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों रूल्स फॉर रिटेनिंग नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, कि किसी भी मेजरमेंट में जो अपना रिजल्ट मिलता है बच्चों, उस रिजल्ट में हमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स को रखना होता है, ये अपने को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हमारे पास में कितने अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशन हमारे पास में 4 टाइप्स के होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो बच्चों यहाँ पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में
एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एक सिंगल रूल फॉलो होता है, ठीक है। और अगर हम लोग क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर हम लोग क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर क्वांटिटीज़ को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, तो इसके लिए एक दूसरा रूल फॉलो होता है। ओके, हम लोग शॉर्ट फॉर्म में समझ लेते हैं इसको। अगर हम लोग क्वांटिटीज़ को ऐड कर रहे हैं या सबट्रैक्ट कर रहे हैं, उस केस में आपको क्या देखना है बच्चों? उस केस में आपको देखना है कि आपको ये देखना है कि जो आपकी जो ओरिजिनल जो क्वांटिटीज़ है, जो आपकी ओरिजिनल क्वांटिटीज़ है, उन क्वांटिटीज़ में डेसिमल के बाद में मिनिमम किस में डिजिट्स कम आ रही है। मेरी बात समझे? उसमें हमें क्या चेक करना है कि सपोज करो हमें दो क्वांटिटीज़ को ऐड करना है, सबट्रैक्ट करना है, तो आपको ये चेक करना है कि आपकी जो ओरिजिनल क्वांटिटी है बच्चों, आपकी जो ओरिजिनल क्वांटिटी है उसमें मिनिमम आफ्टर डेसिमल पार्ट आपको चेक करना है। मिनिमम आफ्टर डेसिमल पार्ट, मिनिमम आफ्टर डेसिमल पार्ट का मतलब जिसमें डेसिमल के बाद में मिनिमम डिजिट आ रही है वो आपको लेनी है, समझे? आपको दो क्वांटिटीज़ गिवन है जिसमें डेसिमल के बाद में मिनिमम डिजिट्स आ रही है, वो आपको फाइनल सॉल्यूशन में या फाइनल रिजल्ट में आपको ऑब्टेन करनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर बच्चों यहाँ पे मैंने ऐड किया 2.4 और 1.67 को, 2.4 प्लस 1.67 को, तो बच्चों यहाँ ध्यान दें, इसको हम लोग ऐड करें 7, 6 प्लस 4 0 और ये मिल गया आपको 3, यानी कि फाइनल जो रिजल्ट मिला मुझे कितना मिला बच्चों? 3.07। ओके, अब मुझे यहाँ पे ये देखना है कि मेरे जो दोनों ओरिजिनल क्वांटिटीज़ हैं बच्चों, ये जो ओरिजिनल क्वांटिटीज़ हैं इसमें डेसिमल के बाद में कितनी डिजिट आ रही है? 1, और इसमें डेसिमल के बाद में कितनी डिजिट आ रही है बच्चों? 2। तो आपको मिनिमम रखनी है, तो मिनिमम किस में आ रही है? ऊपर वाली में, इसमें आ रही है 2.4 में, यानी कि फाइनल रिजल्ट में डेसिमल के बाद में मुझे क्या चाहिए बच्चों? डेसिमल के बाद में मुझे केवल यहाँ पे एक ही डिजिट चाहिए, समझे? तो यहाँ पे हमें अप्लाई करना पड़ेगा रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ, किसको हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा डेसिमल के बाद में एक डिजिट तक। तो यानी कि यहाँ पे 7 को मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों? ड्रॉप करना पड़ेगा, 7 को मुझे यहाँ पे ड्रॉप करना पड़ेगा। और अभी हमने सीखा कि अगर वो क्वांटिटी है जिसे मुझे ड्रॉप करना है, अगर वो क्वांटिटी लेस देन 5 है तो प्रीसीडिंग एज इट इज़ रहेगी, और अगर वो क्वांटिटी मोर देन 5 है तो प्रीसीडिंग में आपको 1 ऐड करना है। तो बच्चों 7 1 5 से ज़्यादा होता है, तो यानी कि रिजल्टेंट अगर क्वांटिटी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो नेट कितना आएगा? 3.1, यानी कि इन दोनों का सम कितना आएगा बच्चों? 3.1। ये हमने बात की किसकी? एडिशन की और सब्ट्रैक्शन की। ओके, नाउ अब अगर हम लोग क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, उस केस में आपको जो भी ओरिजिनल क्वांटिटी है बच्चों, ओरिजिनल क्वांटिटी है उसमें आपको देखना है मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर। बच्चों क्या देखना है? मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर। ध्यान दें, एडिशन सब्ट्रैक्शन में हमें देखना होता है क्या? डेसिमल के बाद में मिनिमम डिजिट किस में आ रही है, बट यहाँ पे हमें ये देखना होता है कि ओरिजिनल क्वांटिटी में से मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें रिजल्ट में मेंटेन करने होते हैं, उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स मुझे क्या करने पड़ेंगे बच्चों? उस रिजल्ट में मेंटेन करने पड़ेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल बच्चों सपोज करो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 1.2 इंटू 1.2, 1.2 इंटू 1.2। ओके, अब 1.2 इंटू 1.2 कितना हुआ बच्चा? ये मुझे मिल गया 1.44। कितना मिल गया बच्चों मुझे? 1.44। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे इस वाले डिजिट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स? 2। इसमें भी कितने हैं? 2। यहाँ तो सेम हो गए दोनों। ओके, तो मुझे रिजल्ट में कितने चाहिए? यहाँ पे 2 ही चाहिए, 2 ही चाहिए। इसका मतलब मुझे इस 4 को यहाँ पे ड्रॉप करना पड़ेगा, और आपको पता है कि नंबर टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5 देन प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन्स अनचेंज। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो डिजिट है इसको हम लोग एज इट इज़ रखेंगे, तो फाइनल आंसर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1.4। 1.4। गॉट इट। आइए बच्चों नेक्स्ट हम लोग सीखते हैं एक सिंपल डेफिनेशन, हम लोग पढ़ते हैं लीस्ट काउंट। अभी हम लोग केवल इसकी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। बाद में हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट्स के अंदर लीस्ट काउंट हम लोग फाइंड आउट करते हैं कैसे। अभी हम लोग केवल इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सिंपल डेफिनेशन जिसे हम लोग बोलते हैं लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट बच्चों, लीस्ट का मतलब होता है मिनिमम एंड काउंट का मतलब
मेज़र करने वाला मतलब किसी भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट मिनिमम कितना मेजरमेंट ले सकता है उसे हम लोग बोलते हैं इसका लीस्ट काउंट। द मिनिमम मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन फ्रॉम एनी इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। कोई भी इंस्ट्रूमेंट मिनिमम कितना मेजर कर सकता है उसे हम लोग बोलते हैं उसका लीस्ट काउंट। ओके, एग्जाम्पल बच्चों, हमारी जो मीटर स्केल होती है, नॉर्मल जो अपनी स्केल होती है, वहाँ लिखा होता है उसमें डिविजन्स कुछ स्टेप्स होते हैं बच्चों। देखिए 0, फिर ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो ये मुझे मिल गया यहाँ पे 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ लिखा होता है 2। ठीक है, तो और इस तरीके से स्केल एज इट इज़ कंटिन्यू आगे तक होती है। ठीक है, अब मैं इस स्केल से मिनिमम कितना मेज़र कर सकता हूँ, तो मिनिमम तो बच्चों मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ही तो मेज़र कर सकता हूँ। मैक्सिमम तो चाहे मैं कितना भी कर लूँ, मैक्सिमम तो मैं चाहे कितना भी कर लूँ, मिनिमम तो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ही मेज़र कर सकता हूँ इस स्केल से, इससे कम तो नहीं कर सकता ना या। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से मिनिमम मेजरमेंट्स हम लोग कितना ले सकते हैं 1 mm, यानी 1 डिवीज़न के इक्वल। और मीटर स्केल में 1 डिवीज़न किसके इक्वल होता है बच्चों 1 mm के। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि ये जो मीटर स्केल है बच्चों, ये जो मीटर स्केल है इसका लीस्ट काउंट कितना हो गया 1 mm। कितना हो गया बच्चों 1 mm। 1 mm से कम हम लोग मेजरमेंट यहाँ पे नहीं ले सकते, मतलब मेजरमेंट्स हम लोग किस में ले सकते हैं mm में ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका लीस्ट काउंट कितना हो गया बच्चों 1 mm। ओके, अब देखिए बच्चों, अगर हमें कोई भी मेजरमेंट्स गिवन है तो उसका लीस्ट काउंट हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, इसका लीस्ट काउंट कैसे पता लगाते हैं, उसके हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है बच्चों, एक मेजरमेंट मेरे को गिवन है 40.00 सेंटीमीटर, 40.00 सेंटीमीटर। एक मेजरमेंट बच्चों मुझे गिवन है 30.09 mm, 30.09 mm। और एक मुझे गिवन है बच्चों यहाँ पे 0.04 किलोमीटर, 0.04 किलोमीटर। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे देखना है कि इन तीनों इंस्ट्रूमेंट्स का लीस्ट काउंट कितना है। मैंने 3 लेंथ को मेज़र किया, 3 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से। ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट ये रहा, एक इससे मेज़र किया और एक इससे मेज़र किया। अब मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि इन तीनों इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कितना है। बच्चों सिंपल सा तरीका है कि आपको देखना है कि डेसिमल के बाद में आपको स्टार्ट करना है। तो यहाँ से हो गया 0 पॉइंट के बाद में कितने डिजिट आ गए बच्चों 1 2, तो आपको लिखना है 0.01। तो 0.01 हो गया इसका लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर। ओके, आइए यहाँ देखते हैं पॉइंट के बाद में कितनी है बच्चों 2 है। तो यानी कि पॉइंट के बाद आपको लेके जाना है 0 और 2 डिजिट है तो आपको कितना लेके जाना है 0.0 से 1 लिख देना है लास्ट में। यानी कि यहाँ भी कितना हो गया 0.01। और ये किस में आएगा बच्चों, ये आएगा mm में। किस में आएगा बच्चों mm में। यहाँ भी बच्चों पॉइंट के बाद में कितनी डिजिट है बच्चों 2 है, तो 2 में से एक तो क्या हो जाएगी 0 और ये कितनी हो जाएगी 1, और ये किस में आएगा बच्चों किलोमीटर में। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक रीडिंग मैंने लिखी 3.569 मीटर, 3.569 मीटर। अब बच्चों यहाँ पे देखिए 0 पॉइंट, डेसिमल के बाद में कितना हो गया 1 2 3, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 0.001 मीटर, 0.001 मीटर इसका क्या हो गया, इसका लीस्ट काउंट हो गया। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी मेजरमेंट का लीस्ट काउंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, डेसिमल के बाद में कितने डिजिट उसको काउंट कर लो और 0.0001 की फॉर्म में उसको लिख दीजिए, तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ से लीस्ट काउंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम लोग सीखते हैं लास्ट टॉपिक आज के लेक्चर का, जिसे हम लोग बोलते हैं एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्यूरेसी एंड सेकंड हमारे पास में होता है बच्चों प्रिसीजन। क्या होता है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को कि एक्यूरेट कैसे है, प्रिसाइज कैसे है। इस तरीके से हम लोग कैसे फाइंड आउट करें कि अपना मेजरमेंट एक्यूरेट है, मेजरमेंट प्रिसाइज है। ठीक है, तो बच्चों उसकी हम लोग पहले सिंपल सी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है। एक्यूरेसी का मतलब बच्चों क्या होता है, एक्यूरेसी का मतलब ये होता है कि आपने जैसे सपोज करो कोई भी मेजरमेंट लिया, ठीक है, वो जो मेजरमेंट आपने लिया वो उसके एक्चुअल वैल्यू के कितना क्लोज है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं एक्यूरेट है, मतलब उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी है। अगर किसी भी मेजरमेंट का, अगर कोई भी मेजरमेंट अपनी ट्रू वैल्यू के जितना ज़्यादा क्लोज होगी ना बच्चों, इसका मतलब होता है कि वो ज़्यादा, उतनी ही ज़्यादा क्या होती है, एक्यूरेट होती है। ओके, और अगर आपने कोई भी मेजरमेंट लिया
वो मेजरमेंट आप आपस में कितने क्लोज हैं, वो मेजरमेंट्स आपस में कितने क्लोज हैं, इसका मतलब हम लोग बोलते हैं वो कैसे हैं, वो प्रिसाइज हैं। आपस में कितने क्लोज हैं मतलब वो क्या है, प्रिसाइज है। ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है मतलब वो एक्यूरेट है। अब बच्चों अगर कोई भी मेजरमेंट जो ट्रू वैल्यू के बहुत ज़्यादा क्लोज है और आपस में भी बहुत ज़्यादा क्लोज है, तो आप कह सकते हैं कि वो एक्यूरेट भी और वो कैसे हैं, प्रिसाइज भी हैं। वो एक्यूरेट भी और कैसे भी हैं, प्रिसाइज भी हैं। ठीक है, तो एक्यूरेसी का मतलब ये होता है कि मेजरमेंट्स जो भी हैं, जितने भी मेजरमेंट्स आपने लिए वो ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं एक्यूरेट। ठीक है, और प्रिसाइजन का मतलब क्या होता है, प्रिसाइजन का मतलब क्या होता है बच्चों, प्रिसाइजन का मतलब होता है कि अपने जो मेजरमेंट्स हैं वो ईच अदर यानी कि एक दूसरे के कितना ज़्यादा क्लोज है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वो प्रिसाइज है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, तो समझना इसको कि सपोज करो मेरे पास में एक ओरिजिनल लेंथ मुझे गिवन है, लेंथ हम लोग अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे 3.12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैंने दो इंस्ट्रूमेंट से इस लेंथ को मेज़र किया। पहला वाला जो मेरा इंस्ट्रूमेंट है उसने लेंथ मुझे कितनी बताई, उसने मुझे लेंथ बताई यहाँ पे 3.1 सेंटीमीटर। ओके, और दूसरे इंस्ट्रूमेंट मुझे लेंथ कितनी बताई, दूसरे वाले ने मुझे लेंथ बताई बच्चों यहाँ पे 3.11 सेंटीमीटर, 3.1 सेंटीमीटर एंड 3.11 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पे ये अपन ने अज्यूम किया अपनी मीटर स्केल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बच्चों यहाँ मिल गया आपको 1 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ मिल गया 2 सेंटीमीटर और ये मिल गया अपने को 3 सेंटीमीटर। ओके, तो बच्चों यहाँ तक आ गए हम लोग 3.5 सेंटीमीटर पे। अब बच्चों ध्यान दें, अगर मेरा पहले मेजरमेंट की बात करूँ मैं, तो मेरा जो पहला वाला मेजरमेंट है बच्चों वो मिल रहा है मुझे 3.1 सेंटीमीटर। तो बच्चों पहला वाला जो मेरा मेजरमेंट है 3.1 का मतलब वो मुझे मिलेगा यहाँ पे 3.1 सेंटीमीटर। ठीक है, और दूसरा जो मेरा मेजरमेंट है बच्चों वो मुझे मिलेगा 3.1 और बच्चों ये मुझे मिल गया 3.1 और 3.12। ठीक है, तो यानी कि वो जो कहीं ना कहीं यहाँ पे बीच में मिलेगा, ये मुझे 3.1 और 3.12 के कहीं ना कहीं बीच में मिलेगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये वाला जो मेरा मेजरमेंट है ये ट्रू वैल्यू के बहुत ज़्यादा क्लोज है बच्चों। कैसा है, ट्रू वैल्यू के बहुत ज़्यादा क्लोज है। इसका मतलब ये वाला जो मेजरमेंट है ये मेरा कैसा हो गया, यहाँ पे एक्यूरेट हो गया। कैसा मेजरमेंट हो गया मेरा यहाँ पे, ये एक्यूरेट हो गया। ठीक है, अच्छा प्रिसाइजन की बात करें हम लोग, कौन सा प्रिसाइज है बच्चों, तो प्रिसाइज भी यही वाला होगा। क्यों, क्योंकि देखिए बच्चों ये जो आपको वैल्यू दे रहा है ये बोल रहा है 3.1 सेंटीमीटर में, लेकिन अगर ये इंस्ट्रूमेंट है ये आपको वैल्यू देगा 3.11, 3.12, 3.14। मतलब आपस में जो मेजरमेंट्स आएंगे बच्चों वो बहुत ज़्यादा क्लोज आएंगे, वो पॉइंट के बाद में 2 डिजिट तक आपको वैल्यू मिलने वाली है यहाँ पे। समझ रहे हैं, तो यानी कि ये जो रिजल्ट है मेरा ये एक्यूरेट भी है और ये प्रिसाइज भी है। ये एक्यूरेट भी और कैसा है बच्चों, प्रिसाइज भी है। तो अगर आपके मेजरमेंट्स ट्रू वैल्यू के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं तो एक्यूरेट होते हैं, अगर आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं तो बच्चों प्रिसाइज होते हैं। हाँ, अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि मेरी ओरिजिनल लेंथ कितनी है बच्चों 3.12, अब मैंने अगर इसको मेज़र किया तो एक इंस्ट्रूमेंट ने मुझे रीडिंग दी बच्चों यहाँ पे 2.6 सेंटीमीटर। ओके, और दूसरा इंस्ट्रूमेंट ने मुझे रीडिंग कितनी दी बच्चों, यहाँ पे दूसरे इंस्ट्रूमेंट ने मुझे रीडिंग दी यहाँ पे, इसको हम लोग कह सकते हैं कि इसने मुझे रीडिंग दी या फिर हम लोग कह सकते हैं इसने मुझे रीडिंग दी 3.1 सेंटीमीटर। अब बच्चों आपको ये देखना है कि कौन सा एक्यूरेट है कौन सा प्रिसाइज है। तो आप यहाँ देखिए ये जो 3.1 है ये 3.12 के बहुत ज़्यादा क्लोज है, इसका मतलब ये रीडिंग कैसी है बच्चों, ये एक्यूरेट है। ये कैसी है, एक्यूरेट है। लेकिन अगर बच्चों हम लोग इस रीडिंग को देखें 2.65 को, ये ट्रू वैल्यू के तो बहुत दूर है, ट्रू वैल्यू से बहुत दूर है ये, इसका मतलब ये एक्यूरेट तो नहीं है, लेकिन इसकी जो रीडिंग है ना बच्चों वो इससे ज़्यादा प्रॉपर है।
इसकी जो रीडिंग्स है बच्चों वो उससे ज़्यादा प्रॉपर है। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट के बाद में आपको 2 डिजिट तक रीडिंग दे सकता है। इसका मतलब ये कैसा है बच्चों, ये प्रिसाइज है। ये कैसा है? प्रिसाइज है। इसकी रीडिंग्स आएगी 2.65, 2.64, 2.63 जो कि बहुत ज़्यादा क्लोज है। इसका मतलब ये प्रिसाइज है। और ये ट्रू वैल्यू के क्लोज है, इसका मतलब ये एक्यूरेट है। ठीक है, और इन दोनों में से ये प्रिसाइज होगा, ये एक्यूरेट हो गया। आया समझ में? तो इसे हम लोग बोलते हैं एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन हम लोग इस तरीके से पता लगाते हैं। समझे बच्चों? चलिए मैं इसको आपको बेसिक एक सिंपल डायग्राम से समझा देता हूँ कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन का हम लोग कैसे पता लगाते हैं। आइए बच्चों समझते हैं इसको हम लोग, एक्यूरेसी और प्रिसीजन को। बच्चों सपोज कीजिए मेरे पास एक मेजरमेंट है और ये मैंने जो लाइन ड्रॉ की है, लाइन मैंने किसकी ड्रॉ की है बच्चों? ट्रू वैल्यू की। ये जो मेजरमेंट है बच्चों, ये जो एग्जांपल है, इससे इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन का असली मतलब होता क्या है। बच्चों ये मेरे ट्रू वैल्यू है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे 4 मेजरमेंट्स लिए बच्चों। पहला जो मेरा मेजरमेंट था वो ये रहा, पहला मेजरमेंट ये रहा बच्चों मेरा। इस टाइप से मेरे पास में कुछ अलग अलग मेजरमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5, ये मैंने 5 मेजरमेंट्स लिए। तो पहला मेरा मेजरमेंट ये रहा, यहाँ मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। सेकंड मेरा मेजरमेंट बच्चों मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ, ये मैंने ड्रॉ किया सेकंड मेजरमेंट मेरा। ओके, थर्ड मेजरमेंट बच्चों मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ये मेजरमेंट मेरा कैसा हो गया? थर्ड हो गया। और फोर्थ मेजरमेंट को बच्चों मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ, ये फोर्थ मेजरमेंट को मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब मुझे ये बताना है कि इनमें से कौन सा मेजरमेंट एक्यूरेट है और कौन सा मेजरमेंट प्रिसाइज है। ठीक है, आइए बच्चों समझते हैं। बहुत इजी सा कंसेप्ट और बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। यहाँ देखिए, ये मेरी ट्रू वैल्यू हो गई। अब एक्यूरेसी मुझे ये चेक करना होता है कि वैल्यूज़ मेरी ट्रू वैल्यू कितना क्लोज है, वो एक्यूरेट होगी। आपस में कितना क्लोज है, वो प्रिसाइज होगी। अगर ट्रू वैल्यू के भी क्लोज है और आपस में भी क्लोज है तो एक्यूरेट भी होगी और प्रिसाइज भी होगी। चलिए यहाँ पर चेक करते हैं हम लोग। अब ये अपना जो मेजरमेंट नंबर 1 है बच्चों, देखिए ट्रू वैल्यू के बहुत ज़्यादा क्लोज है, मतलब ऑलमोस्ट ट्रू वैल्यू के ऊपर ही है ये। इसका मतलब ये मेरा जो मेजरमेंट नंबर 1 है बच्चों, ये एक्यूरेट है। कैसा है? एक्यूरेट है। बट अगर हम लोग देखें गैप ज़्यादा है, मतलब मेजरमेंट्स दूर दूर है आपका, इसका मतलब ये प्रिसाइज नहीं है। एक्यूरेट है बट नो प्रिसाइज, मतलब ये प्रिसाइज नहीं है। ठीक है, मेजरमेंट 2 की बात करें हम लोग, अपना जो मेजरमेंट 2 है बच्चों, वो ट्रू वैल्यू से बहुत दूर है, मतलब वो एक्यूरेट ही नहीं है। तो वो ना तो एक्यूरेट है बच्चों, तो नीदर एक्यूरेट। अच्छा बच्चों, क्या ये आपस में क्लोज है? कंपेरेटिवली आपस में क्लोज नहीं है, तो इसका मतलब ये प्रिसाइज भी नहीं है। तो यानी कि ना तो एक्यूरेट है बच्चों, ना ये कैसा है, ना ये प्रिसाइज है। ओके, बात करते हैं थर्ड की। अच्छा, थर्ड जो मेजरमेंट है बच्चों, वो देखिए आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज है। आप देखिए आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज है, इसका मतलब प्रिसाइज तो है ये। बट क्या ट्रू वैल्यू के क्लोज है? नहीं, ट्रू वैल्यू से कुछ दूर है ये। इसका मतलब ये एक्यूरेट तो नहीं है बट प्रिसाइज है। तो आप कह सकते हैं मेजरमेंट नंबर 3 जो आपका है बच्चों, वो कैसा है? वो प्रिसाइज है बट नो एक्यूरेट, लेकिन वो एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, और अगर हम लोग फोर्थ की बात करें बच्चों, ट्रू वैल्यू के बहुत ज़्यादा क्लोज है, मतलब एक्यूरेट है, और आपस में भी बहुत ज़्यादा क्लोज है, इसका मतलब प्रिसाइज भी है। तो वो दोनों हो गए बच्चों, बोथ एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। तो अपना जो फोर्थ वाला बच्चों हुआ वो एक्यूरेट भी और कैसा है, प्रिसाइज भी है। तो एक बेस्ट एग्जाम्पल है समझने का एक्यूरेसी और प्रिसीजन का। यहाँ तक ठीक है। अब बच्चों मैं आपको 3 लाइन्स बताने वाला हूँ। इन तीनों लाइन से एक्यूरेसी और प्रिसीजन का कैसा भी न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों पहली बात आपको ध्यान रखना है, लाइन नंबर 1, पहली बात आपको ध्यान रखना है कि जिस क्वांटिटी का एक्यूरेसी को हम लोग किसे डिफाइन करते हैं बच्चों? एक्यूरेसी को हम लोग डिफाइन करते हैं लीस्ट काउंट रिलेटिव एरर से। किससे डिफाइन करते हैं बच्चों? रिलेटिव एरर से। यानी कि जिस क्वांटिटी की रिलेटिव एरर जितनी कम होगी, रिलेटिव एरर जितनी कम होगी ना, वो क्वांटिटी उतना ही ज़्यादा क्या होगा मेरे बच्चों? एक्यूरेट होगा। कैसा होगा वो? एक्यूरेट होगा। तो कोई भी मेजरमेंट आपको गिवन है, आपको उसका फाइंड आउट करना है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर अगर जितनी कम होगी वो क्वांटिटी उतनी ज़्यादा एक्यूरेट होगी। सेकंड, अगर हम लोग बात करें प्रिसीजन को, तो अगर किसी भी क्वांटिटी में आपको देखना है लीस्ट काउंट। बच्चों क्या देखना है यहाँ पे? लीस्ट काउंट। जिस क्वांटिटी का लीस्ट काउंट जितना कम होगा वो क्वांटिटी उतनी ही ज़्यादा क्या होगी मेरे बच्चों? वो क्वांटिटी उतनी ही ज़्यादा प्रिसाइज होगी। क्या होगी बच्चों? प्रिसाइज होगी। ठीक है। अच्छा सर, यहाँ पे अगर मेरे पास में एक एक्यूरेट क्वांटिटी है और एक मेजरमेंट मेरे पास में प्रिसाइज है, अब हम लोग प्रायोरिटी किसको दें?
प्रायोरिटी हम लोग किसको दें, एक्यूरेसी को प्रायोरिटी देते हैं या फिर प्रिसाइजन को प्रायोरिटी देते हैं? बच्चों सोचिए, हम लोग प्रायोरिटी हमेशा किसको देंगे, एक्यूरेसी को देंगे या प्रिसाइजन को देंगे? हमें ऐसा लगता है कि हम लोग प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए, एक्यूरेसी। क्यों? क्योंकि एक्यूरेसी ट्रू वैल्यू क्लोज होती है। नहीं बच्चों, हम लोग हमेशा प्रायोरिटी किसको देते हैं, प्रिसीजन को देते हैं। किसको देते हैं, प्रिसीजन को। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जो प्रिसीजन होता है बच्चों, प्रिसाइज वैल्यू जो होती है उनको हम लोग क्या करते हैं, हमेशा यहाँ पे प्रेफर करते हैं। प्रिसीजन को हमेशा हम लोग प्रेफर करते हैं, एक्यूरेसी को हम लोग यहाँ पे प्रेफर नहीं करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब बच्चों समझना, इसका मैं सिंपल से आपको एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूँ। आप खुद बताना कि एक्यूरेसी को हम लोग प्रायोरिटी देंगे या प्रिसाइजन को प्रायोरिटी देंगे। ठीक है। और यही जो एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, ये आपकी एनसीईआरटी में एक एग्जांपल भी गिवन है, सॉल्व एग्जांपल आपको गिवन है। तो आप समझने की कोशिश करना कि हम लोग प्रायोरिटी एक्यूरेसी को देंगे या फिर प्रिसाइजन को देंगे। ठीक है बच्चों, मेरे पास में 2 क्लॉक है, मेरे पास में 2 घड़ियाँ हैं। अभी एक्चुअल हम लोग टाइम मान लेते हैं, अभी इस रूम का अभी जो टाइम है वो कितना है, हम लोग मान लेते हैं अभी 12 o'clock है। ठीक है, नून 12 o'clock है। तो मेरे पास में 2 वॉचेज है बच्चों, वॉच नंबर 1 और यहाँ पे लिखा मैंने वॉच नंबर 2। ठीक है, अब वॉच नंबर जो 1 है ना, वो मुझे टाइम कितना बता रही है, एक्चुअल टाइम अभी बच्चों कितना है, 12 PM। एक्चुअल टाइम कितना है बच्चों, यहाँ पे 12 PM है। ठीक है, पहली वाली वॉच मुझे टाइम बता रही है 12.01, पहला मेजरमेंट लिया 12.0 PM, सेकंड मेजरमेंट दिया इसने 12.3 12 हम लोग बोल सकते हैं 21 PM, 12.21 PM। ठीक है, थर्ड मेजरमेंट मुझे दिया 12.31 PM, फोर्थ मेजरमेंट मुझे दिया 12.50 PM। पहली वॉच ने मुझे ये मेजरमेंट्स दिए, ये टाइम मुझे बताया 12.1, 12:01, 12:21, 12:31, 12:50। ठीक है, अब मेरी जो दूसरी क्लॉक है वो मुझे क्या टाइम दे रही है, वो मुझे टाइम दे रही है 11:30 11:30 सेकंड मेजरमेंट इसने मुझे दिया 11:40 11:50 12 सेकंड, 11:54 और ये मैंने अज्यूम कर लिया 10 सेकंड। ठीक है, अब बच्चों मुझे ये बताइए कि इनमें से कौन सी वॉच को हम लोग प्रीफर करने वाले हैं, इस वाली वॉच को हम लोग प्रीफर करेंगे या फिर इस वाली वॉच को हम लोग प्रीफर करेंगे? तो आप कहेंगे बट सर हम लोग इस वाली वॉच को प्रीफर करेंगे, क्यों? क्योंकि ये तो 12 बजे 12 PM है और ये जो रीडिंग है ये 12 PM के इक्वल दे रही है, समथिंग दे रही है 12 PM के, तो इसी को तो हम लोग प्रीफर करने वाले हैं। नहीं बच्चों, इसको हम लोग प्रीफर नहीं करेंगे। बच्चों यहाँ पे क्या प्रॉब्लम, बच्चों यहाँ पे केवल एक प्रॉब्लम है। पहले तो मुझे ये पता है कि रीडिंग कौन सी ज़्यादा सही है। रीडिंग तो बच्चों ये वाली सही दे रहा है, क्योंकि ये रीडिंग्स आपको सेकंड्स में भी दे रही है। ये वाली जो वॉच है ये रीडिंग्स आपको सेकंड्स में भी दे रही है और ये रीडिंग्स आपको मिनट्स में दे रही है। तो ज़्यादा एक्यूरेट, ज़्यादा एक्चुअल रीडिंग, ज़्यादा एक्चुअल टाइम आपको कौन सी वॉच बता रही है, ये वाली वॉच, यही बता रहे हैं ज़्यादा एक्चुअल टाइम आपको। तो यानी कि बस इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये वाली वॉच 1 आवर लेट है। ये वाली वॉच कैसी है बच्चों, 1 आवर लेट है। तो अपने काम करें, इसको अगर मैं इसको 1 घंटे पहले कर दूं, 1 घंटे बाद में कर दूं, सॉरी, अगर मैं इसको 1 घंटे बाद में कर दूं, हो सकता है किसी कारण से इसका सेल वेल डिस्चार्ज हो गया होगा, तो हो सकता है ये पीछे रह गई हो। अगर मैं इसका टाइम सेट कर दूं और टाइम सेट करके मैं इसको कितना बजे ले जाऊं, 12 बजे ले जाऊं, फिर बच्चों देखना रीडिंग क्या आएगी, 12:30 तो यानी कि ये वाली जो वॉच है, ये वाली वॉच आपको बहुत अच्छी रीडिंग देने वाली है। तो यानी कि ये वाली जो क्वांटिटीज़ है ये कैसी है बच्चों, प्रिसाइज है, और ये वाली क्वांटिटीज़ कैसी है, एक्यूरेट है। और प्रायोरिटी हम लोग किस वॉच को देंगे, इस वॉच को देंगे, क्योंकि प्रिसीजन को हम लोग प्रीफर करते हैं और एक्यूरेसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रिसीजन हम लोग हमेशा क्या करते हैं, प्रिसीजन को हम लोग हमेशा प्रीफर करते हैं। आया समझ में? तो बच्चों आइए हम लोग एक्यूरेसी और प्रिसीजन को समझने के लिए बहुत अच्छा न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, इससे आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा कि एक्यूरेसी और प्रिसाइज हम लोग वैल्यूज़ को कैसे फाइंड आउट करते हैं। बच्चों सपोज करो मेरे पास में 3 मेजरमेंट्स मुझे गिवन है। पहला मेजरमेंट मेरे पास में बच्चों 4 सेंटीमीटर, सेकंड जो मेरा मेजरमेंट है बच्चों वो आपको गिवन है 0.04 mm, और थर्ड जो मेजरमेंट हमने लिया इसे हमने लिया 40.00 सेंटीमीटर।
ओके, ये 3 मेजरमेंट्स मेरे पास में। अब मुझे ये फाइंड आउट करना है कि इन तीनों में से कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है और कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा प्रिसाइज है। ठीक है, तो बच्चों चेक करते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं लीस्ट काउंट। क्यों? क्योंकि प्रिसाइज को हम लोग डिफाइन करते हैं किससे? लीस्ट काउंट से। ओके, तो लीस्ट काउंट हम लोग देखें यहाँ पे पॉइंट के बाद में 0.01 सेंटीमीटर। अगर हम लोग इसका लीस्ट काउंट फाइंड आउट करें तो 0.01 mm, और अगर हम लोग इसका लिस्ट काउंट फाइंड आउट करें तो बच्चों ये आएगा 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि जिस क्वांटिटी का लिस्ट काउंट जितना कम होता है उस क्वांटिटी की प्रिसीजन उतना ही ज़्यादा होता है। तो वो क्वांटिटी सबसे ज़्यादा प्रिसाइज होती है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए इसका जो लिस्ट काउंट है बच्चों वो mm के अंदर है, इन दोनों का लिस्ट काउंट सेंटीमीटर में। तो सबसे कम लिस्ट काउंट कितना हुआ? किसका हुआ बच्चों? सेकंड वाली क्वांटिटी का। इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा क्या हो गई बच्चों? प्रिसाइज हो गई। ये वाली क्वांटिटी सबसे ज़्यादा कैसी हो गई बच्चों? प्रिसाइज हो गई। ओके, चलिए अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे रिलेटिव एरर। क्योंकि एक्यूरेसी को हम लोग किससे डिफाइन करते हैं बच्चों? एक्यूरेसी को हम लोग डिफाइन करते हैं रिलेटिव एरर से। और रिलेटिव एरर का फॉर्मूला हमने पढ़ा था एरर एनालिसिस में। तो अगर आपको कंसेप्ट या फिर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ लिंक मैंने आपको दे रखा है डिस्क्रिप्शन, उस लेक्चर को एक बार ज़रूर देखें। ठीक है, तो रिलेटिव का फॉर्मूला होता है बच्चों लीस्ट काउंट अपॉन ट्रू वैल्यू। तो यहाँ पे लीस्ट काउंट कितना है इसका? 0.01 अपॉन इसकी ट्रू वैल्यू कितनी है बच्चों? 4। सॉल्व करें इसको तो ये मुझे मिलने वाला है बच्चों 0.0025। ओके, अगर हम लोग यहाँ फाइंड आउट करें इसकी रिलेटिव एरर तो ये मुझे मिल गया 0.01 अपॉन 0.04। बच्चों ये मुझे मिल गया यहाँ पे 0.25। और अगर हम लोग यहाँ फाइंड आउट करें तो 0.01 अपॉन यहाँ पे कितना मिल गया बच्चों? 40 मिल गया। ये 4 है ना बच्चों, यहाँ पे ये 4 है तो ये 0.025। ठीक है, अगर यहाँ 40 मिल गया तो अगर हम लोग सॉल्व करें तो आएगा 0.00025। इसकी रिलेटिव एरर कितनी आई? 0.0025, 0.25, 0.00025। बच्चों सबसे मिनिमम वैल्यू मुझे यहाँ पे कौन सी मिल रही है? सबसे मिनिमम वैल्यू मुझे ये वाली मिल रही है। इसका मतलब ये जो रीडिंग्स हैं ये बच्चों सबसे ज़्यादा कैसी हो जाएगी? मेरी प्रिसाइज होगी। सबसे ज़्यादा प्रिसाइज कौन सा हो गया? 40 सेंटीमीटर। और सबसे ज़्यादा एक्यूरेट कौन सा हुआ बच्चों? 40 सेंटीमीटर। सबसे ज़्यादा एक्यूरेट कौन सा हुआ? 40 सेंटीमीटर। और सबसे ज़्यादा प्रिसाइज कौन सा हुआ बच्चों? 0.04 mm। एक्यूरेसी हम लोग चेक करते हैं रिलेटिव एरर से और प्रिसाइज हम लोग चेक करते हैं लीस्ट काउंट से। लीस्ट काउंट जितना कम होगा प्रिसाइज जितना ज़्यादा होगा, रिलेटिव एरर जितनी कम होगी एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा होगी। ओके, थैंक यू बच्चों।